हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से मैंने लिए हैं इतिहास के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और आपके जो ये इतिहास के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं और मैं आपको आंसर खुद बताऊंगी और इनका आंसर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपके एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन जाए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भूगोल के 100 क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना। और आपकी जितनी भी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 की जितनी भी वीडियोस हैं वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 की। तो आप वहाँ पर जाके उत्तराखंड विंसर ईयर बुक की सारे ही वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये सभी आपको डिटेल में समझाई है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय पेंटेड रॉक शेल्टर्स कहाँ मिले हैं और वे किस काल के हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वो किस काल के हैं। तो उत्तराखंड के पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं प्रागैतिहासिक काल के। और ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो ये लखू उड्यार में मिले हैं। लखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, लखू उड्यार इस तरह से लिखेंगे। और आपका गढ़वाल मंडल में देखो, गढ़वाल मंडल में चमोली के ग्वारख्या उड्यार में पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में अशोक के धर्मलेख कहाँ मिले हैं? वे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के धर्मलेख कहाँ मिले हैं? कालसी में मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, कालसी में मिले हैं। और वे किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं वो पाली या फिर उसको मागधी भाषा भी कह सकते हैं। तो मागधी भाषा या पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शंकराचार्य का देह त्याग कब हुआ और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ आपको पता ही होगा, ये रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में इनका देह त्याग हुआ। और कब हुआ पूछा है तो ये हुआ है 820 ईस्वी में इनका देह त्याग। अब केदारनाथ में ना इनकी समाधि भी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। अब है क्वेश्चन नंबर 4। केदार भूमि गढ़वाल का एकीकरणकर्ता कौन था? गढ़वाल को एकजुट करने वाला पवार वंशी राजा था और जिसका नाम क्या था? अजयपाल था। ठीक है, अजयपाल उसका नाम था, गढ़वाल का पवार वंशी राजा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानोदय काव्य के अनुसार पवार वंशी राजा मानसाह का किस चंद राजा से युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स, मानसाह का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था लक्ष्मण चंद नाम के राजा से हुआ था। चंद शासक थे ये, और ये पवार वंश के मानसाह से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। राजमाता करुणावती, जिनको कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, वो कौन थी और उसकी प्रधान सफलता क्या थी? यानी कि वो किस चीज में विजयी रही थी? तो पहले हम देख लेते हैं कि कर्णावती थी कौन। तो जो करुणावती थी ना, तो उनको कर्णावती के नाम से भी जाना जाता था। वो पृथ्वीपति शाह की माता थी। पृथ्वीपति शाह की वो माता थी। और साथ ही साथ जब तक वह बालिक अवस्था में पृथ्वीपति शाह नहीं आए तब तक वो उनकी संरक्षिका भी बनी रही थी। तो ये तो थी महारानी कर्णावती। अब देखते हैं उनकी सफलता क्या थी। उनकी पहली सफलता ये थी कि जो मुगल थे, मुगलों को उन्होंने हराया था, मुगलों को पराजित किया था। और फिर उसके बाद उनकी सेना को नाक काटने के लिए भी उन्होंने मजबूर कर दिया था। इसीलिए उनका नाम भी नाक कट्टी रानी कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है गढ़वाल के पवार राजवंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो गढ़वाल की जो संस्थापक थे वो कौन थे? कनकपाल। इन गढ़वाल के पवार वंश के शासक थे, संस्थापक थे। और उनकी राजधानी, सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदपुर गढ़ उनकी राजधानी थी। इसी तरह से आपसे चंद्रवंश का भी पूछ लेंगे। तो चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद थे और उनकी राजधानी चंपावत थी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, खुड़बुड़ा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था और युद्ध के क्या परिणाम आए? तो खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था 1804 में। गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसका रिजल्ट क्या रहा? इसमें जो है प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पुस्तकों के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पे पुस्तकें लिखी हैं, 4 पुस्तक, इनके लेखकों का नाम बताना है। सबसे पहली पुस्तक है सी यू की,
जिसके लेखक है युआन च्वांग। युआन च्वांग ऐसे लिखा जाता है, युआन च्वांग। ठीक है। नेक्स्ट है हर्षचरित, इसके पता ही है आप सभी को, बाणभट्ट इसके रचयिता है हर्षचरित के। अब है सभासार। सभासार के रचयिता कौन है? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह कौन है? ये भी पवार वंश के राजा थे। अब है हिमालयन गजेटियर, तो इस पुस्तक के लेखक थे ई एटकिंसन। ठीक है, ई एटकिंसन। याद रखना, ये जो चारों पुस्तकें दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इन राजवंशों के संस्थापक कौन थे? सबसे पहला हमें दिया है कार्तिकेयपुर राजवंश, इसके संस्थापक थे बसंत देव। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कत्यूरी राजवंश, इसके संस्थापक थे आसंती देव। आसंती देव। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है पवार राजवंश, इसके आपको पता ही है कौन है? कनकपाल इसके संस्थापक हैं। चंद राजवंश के संस्थापक कौन है? सोमचंद है। किंतु जो ये विंसर बुक है तो इसमें ना हर जगह चंद राजवंश के संस्थापक जो है थोअर चंद को लिखा है, किंतु मैं आपको चंद वंश के संस्थापक सोमचंद्र बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है अमोघ भूति किस वंश का राजा था? उत्तराखंड में उसकी मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो आपने अमोघ भूति का नाम सुना होगा, जिसको कि कहा जाता है ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और ये किस राजवंश का था? ये था कुड़िंद वंश का। ठीक है, कुड़िंद वंश का यह शासक था। और उत्तराखंड में इसकी मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो उत्तराखंड में थत्यूड़ और आपकी अठूर। ठीक है, थत्यूड़ और अठूर इन स्थानों से इसकी मुद्राएं मिली हैं, कुड़िंद की मुद्राएं मिली हैं अमोघ भूति की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का नाम क्या था? उस काल में वहाँ कौन सा वंश राज्य करता था? तो गुप्त काल की बात कर रहे हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिलाकर वो क्या था? तो वो था कृतपुर। ठीक है, कृतपुर राज्य था। और उस काल में वहाँ पे किसका शासन था? कुड़िंद राजवंश का वहाँ शासक था, जो कि मैंने अभी आपको बताया अमोघ भूति भी कुड़िंद वंश का ही शासक था और वो बहुत ही शक्तिशाली था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है श्रीहर्ष के पश्चात उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ थी? तो देखिए हर्ष के पश्चात पौरव वंश, जो प्रमुख वंश रहा वो पौरव वंश रहा। फिर उसकी राजधानी पूछी है, उसकी राजधानी थी ब्रह्मपुर। ठीक है, इतना आप याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है महाराजाधिराज ललित सूरदेव किस राजवंश का था? तो इनका जो राजवंश था वो था कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ कौन था? उसका विनाश किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए आपका जो कत्यूरी राजवंश था उसका अंतिम गढ़ माना जाता है सल्ट में मानिला गढ़ को अंतिम गढ़ माना जाता है। अब हमसे पूछा है कि उसका विनाश किसके द्वारा हुआ था? तो इसका विनाश हुआ था चंद राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा इसका विनाश हुआ था। ठीक है। अब देख लेते हैं 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कुमाऊं पर रोहिला का आक्रमण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1743 से 1744 ईस्वी में कुमाऊं पर रोहिला का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है इतिहासकारों ने किस चंद राजा को उदास बूढ़ा अन्यायी राजा कहा है? उस राजा ने जजिया प्रकार का कौन सा कर लगाया था? तो अगर आपको पता है कि जजिया कर जो है चंद राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा लगा था, तो आपको ये भी पता ही होगा कि आपका उदास बूढ़ा अन्यायी राजा भी किसे कहते हैं? बाज बहादुर चंद को ही कहा जाता है। और उसने जजिया प्रकार का कर कौन सा लगाया था? व्यक्ति कर लगाया था। अब व्यक्ति कर को क्या बोला जाता है? पोल टैक्स बोला जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखना कि पोल टैक्स बोला जाता है व्यक्ति कर को। अब है क्वेश्चन नंबर 18 पुरखू पंत कौन था? उसका वध किस युद्ध में हुआ था? तो देखिए पुरखू पंत जो था वो चंद राजा रुद्रचंद्र का सेनापति था। रुद्रचंद का सेनापति था पुरखू पंत और इसका वध हुआ था ग्वालदम युद्ध में। ठीक है, ग्वालदम युद्ध जब हुआ था तो
पुरखुपंत का भी वध हो गया था उसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 19, चंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स इस बुक में तो आपका थोहर चंद इसका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन सोमचंद इसका राइट आंसर होगा। और उसकी राजधानी जो कहाँ थी, चंपावत में थी, ठीक है। और सबसे पहले जब राजबुंगा किला उसने बनाया था सोमचंद ने, तो वहीं से उसने अपनी जो है शासन की शुरुआत की थी, चंपावत से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चंद राजा बालो कल्याण चंद की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो देखिए इसकी कुल 2 उपलब्धियां थी। पहली तो थी राजधानी को इसने चंपावत से कहाँ कर दिया था स्थानांतरित, अल्मोड़ा कर दिया था, ठीक है। सबसे पहली इसकी उपलब्धि थी, ठीक है। चंपावत से अल्मोड़ा इसने राजधानी बनाई। फिर सेकंड है इसकी उपलब्धि, उसने अपनी बहुत सारी जीतों के कारण, विजयों के कारण महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले ग्रहण की थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चंद शासन में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं का अर्ल वॉरविक किसे कहा जाता है? गोरखा अंग्रेज युद्ध में उसने किसकी सहायता की थी? तो कुमाऊं का अर्ल वॉरविक कहा जाता है हरकदेव जोशी को, और इसने अंग्रेजों की सहायता की थी गोरखा अंग्रेज युद्ध में, ठीक है। गोरखा अंग्रेज युद्ध में अंग्रेजों की इसने सहायता की थी, और हरकदेव जोशी को ही कुमाऊं का अर्ल वॉरविक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंगोली संधि कब और किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी 2 दिसंबर 1815 में, ठीक है। और किस किस के मध्य हुई थी? गोरखा के, मतलब कि महाराजा नेपाल और अंग्रेजी सरकार के बीच में ये हुई थी। गोरखा और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी, ठीक है। अब देखो ये संगोली संधि है वो किस स्थान पर हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यह बिहार में यह स्थान आता है, संगोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का क्या नाम था? प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का नाम था एडवर्ड गार्डनर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक इतिहास विद्वान कितने कालखंडों में विभक्त करते हैं? तो कुमाऊं डिवीजन को कितने काल में विभक्त करते हैं? कुल 3 काल में विभक्त करते हैं। पहला काल आता है ट्रेल का काल, ठीक है, विलियम ट्रेल का काल पहला होता है। दूसरा आता है बैटन का काल, और तीसरा आता है रैमजे का काल, जिसे रामजी साहब भी कहते थे। तो रैमजे, ट्रेल, बैटन, रैमजे, तो ये 3 काल हैं कुमाऊं के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमको दिया है कि टिहरी गढ़वाल राज्य के भारत संघ में विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सीजन पर हस्ताक्षर कब हुए? क्योंकि जब टिहरी गढ़वाल राज्य है ना, तो वो कब शामिल हुआ भारत में? 1949 पे ये शामिल हुआ था। तो इससे पहले इसके विलय पत्र में हस्ताक्षर हुए थे। सबसे पहला हुआ था मानवेंद्र शाह द्वारा, क्योंकि टिहरी के जो अंतिम वहाँ पे राजा बचे थे वो कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। तो इनका जो हस्ताक्षर हुआ था वो था 8 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। फिर उसके बाद 16 अगस्त 1947 को किसने किए थे हस्ताक्षर? गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने यह हस्ताक्षर किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, लघु उत्तर लिखिए गढ़वाल चित्रशैली और नालापानी युद्ध में। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू बनाकर पूछ लिए जाएंगे कि गढ़वाल चित्रशैली को पूरे संसार के सामने किसने परिचय कराया था, और प्रमुख चित्रकार कौन थे, और इसका विकास किस सदी से हुआ, कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड के किस जगह में हुआ, ठीक है, और इन्होंने मतलब किसने इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ली जाएंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो गढ़वाल चित्रशैली है वो पहाड़ी चित्रशैली का ही एक रूप है। इसका विकास जो हुआ था 17वीं शताब्दी के लगभग अंत समय में हुआ था, और उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य में इसका विकास हुआ था। गढ़वाल में आए जो शाहजहां के 2 दरबारी थे, चित्रकार थे, उनके वंशजों ने इसका विकास उत्तराखंड में किया था। इस शैली के चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो है हीरा लाल, ठीक है, हीरा लाल पहला प्रसिद्ध नाम है। मंगत राम ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और मौला राम जिनका आपने नाम सुना ही होगा। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद देखिए इस चित्रशैली का जन्म जो हुआ था वो श्रीनगर में पवार राजाओं के संरक्षण में हुआ था। अब महान चित्रकार जो थे मौला राम, उनके पश्चात इस
उनके पश्चात ना इस शैली का जो है मतलब एक तरह से पतन होने लगा था, अवनति होने लगी थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था मौलाराम के बाद। ठीक है, गढ़वाल चित्रशैली का जो परिचय था वो पूरे संसार को किसने कराया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कराया था पूरे संसार में इसका परिचय गढ़वाली चित्रशैली का। तो इनको श्रेय जाता है गढ़वाली चित्रशैली का परिचय पूरे संसार को कराने के लिए। अब हमसे पूछा गया है नाला पानी युद्ध क्या था? तो नाला पानी जो स्थान है वो देहरादून से लगभग 3.5 मील पर स्थित है और अब इसका नाम हो चुका है खलंगा। ठीक है, नाला पानी को अब खलंगा बोला जाता है, देहरादून के पास में ये स्थित है। और खलंगा टीले पर एक गोरखाली सैन्य शिविर हुआ करता था, गोरखाली सैन्य शिविर हुआ करता था। और 1814 के अक्टूबर-नवंबर महीने में यहाँ एक युद्ध हुआ था नालागढ़ी में। ठीक है, नालागढ़ी में एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 के अक्टूबर से नवंबर में। अब किस किस के वो बीच हुआ था? तो अंग्रेज और गोरखा लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बलभद्र सिंह गोरखा सेना का सेनापति था। कौन था? बलभद्र सिंह। ठीक है, बाद में वह मारा गया बलभद्र सिंह इस युद्ध में। ठीक है, तो बलभद्र सिंह गोरखा सेना की तरफ से था और जो अंग्रेजी सेना की तरफ से था वो गिलेस्पी था। ठीक है, अब देखिए गोरखा सेनाओं ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया वीरता का, और उसकी प्रशंसा आज तक जो है अंग्रेजी लेखक भी करते हैं। और भयंकर यहाँ युद्ध हुआ था 30 नवंबर। कब हुआ था? 30 नवंबर 1814 को नाला पानी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और गोरखाओं की हार हुई थी। लेकिन जो गोरखा लोग थे उन्होंने अपनी वीरता का यहाँ पर बखूबी से प्रदर्शन किया था। और आज भी नाला पानी में 2 स्मारक बने हुए हैं। किस किस के स्मारक बने हैं? एक तो बलभद्र सिंह के जो कि गोरखा से सेनापति थे, और दूसरा गिलेस्पी के जो कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से थे, गिलेस्पी। तो इन दोनों के स्मारक बने हुए हैं नाला पानी जगह में। ठीक है, खलंगा में बोल सकते हो, अब उसका वर्तमान नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये तिथियां क्यों प्रसिद्ध हैं? अब हमसे बताना है कि इन तिथियों में कौन सी प्रसिद्ध घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी। तो 8 सितंबर 1803 में हुआ था गढ़वाल और कुमाऊं में भूचाल आया था। 2 दिसंबर 1815 को क्या हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है ये। 2 दिसंबर 1815 यह तब हुई थी संगौली संधि। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ था? सुदर्शन शाह ने टिहरी नगर की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, टिहरी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा। फिर आपसे पूछा है 30 मई 1930 को क्या हुआ था? तब हुआ था रवाई कांड। अब इसी की तरह एक और डेट दी है 30 अप्रैल 1930, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। पहले अप्रैल में क्या हुआ था? चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, पेशावर कांड चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा हुआ था 30 अप्रैल 1930 को। फिर उसके बाद जस्ट एक महीने बाद 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ऐतिहासिक घटनाओं के कारण बताने हैं कि महाराजा प्रद्युम्न शाह की पराजय का क्या कारण था और नेपाल अंग्रेज युद्ध का क्या कारण था। तो देखिए हिमालयी राज्यों में किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स करनी है, उसकी सूझबूझ का अभाव जो है प्रद्युम्न शाह को था, इसलिए उसकी सरकार जो है ज़्यादा चली नहीं, वे पराजय हो गए और आपस में लड़ते रहे। यह भी उनका एक कारण था। उनके पास राजकोष जो था वो बिल्कुल शून्य था। ठीक है, धनी नहीं होगा तो आगे व्यवस्था चल नहीं पाएगी, इसलिए राजकोष भी शून्य था। प्लस उनका जो सैन्य बल था वो भी बिल्कुल निर्बल था, यानी कि उनके पास बहुत कम सैन्य बल था। उनके पास कोई भी उपकरण नहीं थे और हथियार नहीं थे। ठीक है, और एक बड़ा कारण ये था कि उनके मंत्रियों में आपस में फूट थी और तालमेल का उनमें अभाव था। ठीक है, राजधानी में उनके किस तरह से अपने राजनीतिक व्यवस्था करनी है, सूझबूझ कैसे करना है, वो सब वहाँ अशांति का कारण, वहाँ की पराजय का कारण बन गया। ठीक है, तो ये थे महाराजा प्रद्युम्न शाह की पराजय के कारण। अब हमसे दूसरा पूछा है, नेपाल अंग्रेज का युद्ध का क्या कारण था। पहला का तो कारण था ये कि तराई को हस्तगत करने के लिए अंग्रेजों की अनुचित घुसपैठ हुई थी और वे बहाना ढूंढ रहे थे। सेकंड था गोरखों और अंग्रेजों 2 शक्तियों की विस्तारवाद नीति, इस कारण से नेपाल अंग्रेज का युद्ध हुआ था। तीसरा बड़ा जो कारण था वो था अंग्रेजों के अनुसार युद्ध का तात्कालिक कारण शिवराजपुर तथा भुट्टावाला पर अंग्रेज गोरखों का बलपूर्वक अधिकार। शिवराजपुर और भुट्टावाला पर गोरखाओं ने बलपूर्वक अधिकार कर दिया था, इसी वजह से
जो है अंग्रेजों ने उनके साथ युद्ध किया, गोरखाओं के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 है। अब हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। शकुंतला पुत्र भरत का जन्म डैश स्थल पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मालिनी नदी के तट पर कड़वा आश्रम में हुआ था। तो यहाँ पे आप कड़वा आश्रम लिख सकते हो। आपको पूरा पता होना चाहिए कि कड़वा आश्रम कहाँ है, मालिनी नदी के तट पर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कार्तिकेयपुर राजा भूदेव देव का शिलालेख डैश स्थान पर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बागेश्वर। यहाँ पर बागेश्वर आना है, तो बागेश्वर स्थान से यह मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है वीर माधो सिंह भंडारी राजा डैश का सेनापति था? किसका सेनापति था? महीपति शाह का प्रख्यात सेनापति था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, महीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कुमाऊं तराई का पुराना नाम क्या था? तो कुमाऊं तराई को बोला जाता था 84 माल परगना क्षेत्र। ठीक है, 84 माल यहाँ पर कुमाऊं का तराई क्षेत्र बोला जाता था। जैसे कि उधम सिंह नगर का तराई क्षेत्र है, तो उस तरह से उसको 84 माल बोला जाता था। अब है पूर्व काल में गढ़वाल कुमाऊं में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? ज्यूला। ठीक है, ज्यूला जो सबसे बड़ी इकाई थी मापने की। अब है लास्ट क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदियाँ किस राजा ने निर्मित की थी और वे किस काल की थी? तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदियाँ जो थी शीलवर्मन, राजा शीलवर्मन ने निर्मित की थी। और ये देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग शीलवर्मन को यौधेय वंश का मानते हैं और कुछ लोग शीलवर्मन को कुड़िंद वंश का मानते हैं। तो यहाँ पर एक का कहना अनुचित होगा कि यहाँ पे कौन सा शीलवर्मन जो है किस काल की थी, ये हमारे बताना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका जो है यमुना घाटी में शासन करते थे शीलवर्मन, और इष्टिका से बनी थी ये यज्ञ वेदियाँ, और ये 3वीं सदी में बनाई गई थी। तो 3वीं सदी इसका सन निर्धारित किया गया है। अब देखिए ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड के हिस्ट्री से क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं। और उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में हिस्ट्री के ये क्वेश्चन 2023 वाली बुक में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से मैं उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके आने वाले पेपर्स के लिए, तो उनकी वीडियोस मैं बनाते रहूँगी और आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 में मिल जाएगी। इसी तरह की और वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।